अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। व्हाट्सएप पे मुझे कुछ लोग लिख रहे थे कि आप राज प्रोग्राम करते रहे हैं और उसके हवाले से भी अपनी कहानियाँ आप पहले सुनाते थे, आपने वो क्यों बंद कर दी। राज की भी कोई ऐसी कहानी ज़रूर सुनाइए जो कैमरे पे तो हम देखते थे, लेकिन कैमरे के पीछे क्या होता था। जब आप पहले भी कहानी में, जिसका नाम आपने OCS रखा था, ऑफ कैमरा स्टोरीज रखा था, कि कैमरे के पीछे क्या होता था सुनाते थे, वो ज़रूर हमें सुनाएं। तो मैंने कहा आज मैं आपको उन्हीं यादों में से एक हॉरर कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि आज भी मैं अपनी टीम के वो लोग जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं उनसे रब्ता करता हूँ और हम उन बातों को, उन रातों को याद करते हैं तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। आज आपको इसी तरह की एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन राज के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ। मैंने इसलिए पीछे हटा हूँ कि अभी मैं नहीं जो कर रहा, आगे मैं राज करने लगा हूँ। देखिए, मैं घोस्ट हंटिंग करता हूँ, मेरा जुनून है। जिन्नात से मिलना, जिन्नात से बातें करना, जिन्नात को ढूंढना, ये मेरा शौक़ भी है, मेरा जुनून भी है। लेकिन घोस्ट हंटिंग पाकिस्तान में कुछ इस तरह की शुरू हो गई थी कि हर बंदे के कैमरे में जिन आके सामने खड़ा होता था। वो एक क्लियर बात थी, सबको पता था वो कैसा जिन है। और उसके बाद वो अगली वीडियो में कहते थे नहीं वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। मैं जब रोही टीवी पे मैंने ये स्टार्ट किया था ये शो, और रोही टीवी पे ही हम जितने भी पाकिस्तान में रोही टीवी के हमारे नुमाइंदे थे, न्यूज़ के जो होते थे, उनके हम ज़िम्मे लगाते थे कि आपके शहर के अंदर कोई भी ऐसी लोकेशन हो, ऐसी जगह हो जो मोस्ट हॉन्टेड हो, आप मुझे बताएं, मैं वहाँ पे जाके शो करूँगा। और वो फिर हमें बताते, फिर उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचते और वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते थे। सबसे मुश्किल काम उस वक्त भी जो मेरे लिए था और अब भी है, वो है रियल लोकेशन को ढूंढना। अभी भी अमेरिका में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हॉन्टेड हैं, बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी लोकेशन नहीं है जितना मेरे लिए ये सबसे मुश्किल होता था कि हर हफ्ते एक प्रोग्राम दे सकूं। उसकी रीज़न ये होती थी, हर हफ्ते एक हॉन्टेड जगह कहाँ से ढूंढेंगे। इसके बावजूद पूरे टीवी का नेटवर्क हम यूज़ करते थे और उनको ज़िम्मे लगाते थे, तब जाके हम रिकॉर्डिंग कर पाते थे। लेकिन अब हफ्ते में 2-2 शो हो रहे हैं और महीने में 8-8 रिकॉर्डिंग हो रही हैं और हर शख्स रिकॉर्डिंग कर रहा है। क्या इतनी हॉन्टेड लोकेशन है हमारे पास, क्या इतनी हर जगह पे जिन्नात भरे हैं? तो इसका मतलब है ये सब रियल नहीं है, व्यूवरशिप लेने के लिए एंटरटेनमेंट का आ गया है। घोस्ट हंटिंग एक और चीज़ है, हॉरर ड्रामा बनाना इंटरटेनमेंट है। अगर वो हॉरर ड्रामा दिखा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कहते हैं कि हम घोस्ट हंटिंग करते हैं तो ये लफ्ज़ गलत है। वो हॉरर ड्रामा दिखा रहे हैं, इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं। घोस्ट हंटिंग ये होता है कि आप अपने कैमरे को लेके जब ऐसी जगह पे पहुंचती हैं तो आपको नहीं पता होता आगे आपके साथ क्या होने वाला है। 4-4 घंटे की हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद जब वापस आके देखते हैं तो एक वीडियो को बहुत डिटेल से बैठ के देखना पड़ता है, कहाँ पे कुछ रिकॉर्ड हुआ है। वो बज़ाहिर चीज़ें जो हमारे सामने हुई थी उसके अलग भी होता है कि साइड से जिन गुजर गया, हमें उस वक्त पता नहीं लगा। तो हम अपनी जब रिकॉर्डिंग को देखते हैं, 2 कैमरे होते हैं तो 8 घंटे की रिकॉर्डिंग, एक कैमरा 4 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं राज क्यों नहीं कर रहा, कि जब 4 घंटे एक कैमरे ने रिकॉर्ड किया और 4 घंटे दूसरे कैमरे ने रिकॉर्ड किया तो दोनों की एक जैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। 8 घंटे की आपके पास रिकॉर्डिंग है। 8 घंटे को आपने स्लो चला के इस अंदाज में देखना है कि कहाँ पे कोई जिन गुजरा है, कहाँ पे कोई लाइट गुजरी है, कहाँ पे कोई शैडो गुजरा है, कहाँ पे तेज़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ है। फिर उसको हमने रोकना है, जूम करके देखना है, स्लो चला के देखना है, अच्छा ये रिकॉर्ड हुआ है। आप खुद सोचिए, 8 घंटे की रिकॉर्डिंग को अगर आप सिर्फ स्लो चला के भी देखें, एडिटिंग तो बाद में करेंगे, सिर्फ चला के भी देखें 2 दिन लग जाते हैं देखने पे। और 2 दिन देखने के बाद पता लगता है कि हमने ये कुछ, 2 भी नहीं 3 दिन लगता है ये रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर एडिटिंग होती है, फिर आप जोड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, 4 से 5 दिन लग जाते हैं। अगर हकीकत में एक प्रोग्राम के ऊपर 4 से 5 दिन लग रहे हैं तो फिर 2 प्रोग्राम हफ्ते में कैसे कर सकते हैं? एक सूरत में आप जाएं, आपके साथ टीम के लड़कों को पता हो यहाँ पे ड्रामा करें, यहाँ पे ड्रामा करें, यहाँ पे ड्रामा करें। और बाखुदा ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सारे मेरे खिलाफ हो जाते हैं, पहले ही खिलाफ हैं। आधे घंटे में, बाखुदा मैंने लफ्ज़ किया, कसम ही होती है, आधे घंटे में लोग एडिट करते हैं प्रोग्राम को।
तो मेरे एक दोस्त ने कॉल करके यहाँ तक मुझे कहा आपने मेरा भी नाम ले लिया। मैंने कहा क्या कहा यार? आपने कहा आधे घंटे में। मैंने कहा यार मैंने उसमें आपका नहीं लिया, आधे घंटे आपने ही तो बताया था वो आधा घंटा करते हैं। तो कह रहे अच्छा अच्छा उनका लिया, यानी उनको भी शक पड़ गया कि मैं भी तो उसमें शामिल हूँ। तो ये मुश्किल काम है घोस्ट हंटिंग। तो लोग खैर इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, वो हल्ला देखना चाहते हैं, तो मैं वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं पीछे हटा हूँ। बहरहाल मेरी आज भी वो यादें जो कहानी की तरफ आता हूँ, हम जब जाते थे मज़ा इसलिए आता था। देखें हॉरर लोकेशन पे असल चीज़ जो देखने वाली होती है और जो उसकी आप कहानी सुनना चाहते हैं वो आपकी फीलिंग होती है। जब आपको पता हो कि जिस जगह आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं ये जगह सही हॉन्टेड है, घुसते ही फराज या उमर की जो हालत होती थी मैं उसको एंजॉय करता था कि ये लोग देख के ही अंदाजा लगा लेंगे इसके अंदर कितना ज्यादा जिनात होंगे कि इनकी हालत खराब हुई है। हम लोग शादन लुंड में बैठे हुए थे, एक औरत थी, मुझे उसका प्रोग्राम नहीं मिल सका, पता नहीं किसने सेंड भी नहीं किया। एक खातून बहुत बूढ़ी सी थी, इतनी बूढ़ी के 60-70 साल उनकी उम्र होगी, सही अंदाजा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि वो खा पी नहीं रही थी, जंजीरों से बंधी हुई थी। मैंने ये शो चलाया था। जब हम उस कमरे में गए तो वो स्मेल थी, एक हर वक्त उठना बैठना उनका सब कुछ वहीं पे था। तो एक अजीब सा एक एहसास सा था जब उस कमरे में घुसते ही मेरी कैमरामैन की पोजीशन ये थी कि थर थर कांप रहे थे और मुझे इशारे में ही कह दिया था कि सर कमरा भारी है, बाहर निकले। मैं कहा कोई बात नहीं, आई। और वो बूढ़ी औरत जैसे उठ के बैठ, उसने हमें देखा, वो हिल रही है और हरकत कर रही है, तो उससे लगता था एक बिल्कुल ओल्ड वोमन जिसकी हालत ही बिल्कुल अजीब सी है और वो मूव तक नहीं कर पा रही, वो बिल्कुल ज़ईफ़ सी एक हड्डियों को ढांचा औरत थी। लेकिन जब हम बैठ गए उसके साइड पे, राइट साइड पे वो लेटी थी, लेफ़्ट साइड पे हम लोग बैठे थे, और जब पढ़ना शुरू किया थोड़ी देर के बाद जब वो उठी है तो तब भी वो एक ऐसे ही उठ रही थी जैसे एक बूढ़ी औरत उठती है, एक ऐसे कमरे के अंदर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, अंधेरा रहता था। लेकिन जब उठ के बैठी है, उसकी गर्दन नीचे थी और उसने यूँ गर्दन उठाई थी तो वो कैमरे ने दिखाया था, उसकी आंखें लाल सुर्ख और इतनी बड़ी हो गई थी कि डर लग गया था। मेरे एक बॉस थे इस्लामाबाद में, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे स्पेशल कॉल करके कहा था, कह रहा है यार तुम तो लोगों का हार्ट फेल करवा दोगे, दिल का दौरा पड़ जाएगा, जिस तरह उस औरत की आंखें थीं। कह रहा है मेरे खुद अपने दिल को कुछ हो गया था। तो इस तरह के हम प्रोग्राम करते थे, मज़ा आता था। तो घोस्ट हंटिंग अब कहीं और चली गई है। ऐसा ही एक हम शो करने के लिए गए, हमें पता लगा कि एक जगह है मुल्तान के अंदर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त ही दरख्त हैं और वो एक दरबार सा बना हुआ है और उस दरबार पे दिन की रोशनी में अक्सर गुजरते हुए मैं अपने ड्राइवर से सवाल करता था जब भी हम कहीं रिकॉर्डिंग हो जाती, यार ये इस जगह पे मैंने जाना है लेकिन कोई परमिशन ले लें, हमें अंदाज़ा हो जाए क्या है, तो फिर मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है। पता लग गया वो किसकी जगह है, उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं, दरबार है लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएंगे, ख़तरनाक बहुत है, वहाँ पे जिनात का बसेरा है। मैं खुश हो गया, हर वो जगह जो जिनात का बसेरे वाली भारी भरकम होती थी मेरे लिए, इससे अच्छा कोई नहीं होता था। शाम के टाइम प्रोग्राम बनाया कि चल के वहाँ विज़िट करके आते हैं। मैं, आसिफ इकबाल और एक और शख्स भी थे, कैमरामैन एक, तो हम लोग गए। सड़क से नीचे हम जैसे ही उतरे, अंधेरा भी फुल नहीं हुआ, अंधेरा होना ही शुरू हुआ था और हम पगडंडी से एक बनी हुई थी, उस पर चलते 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 उस 500-800 के करीब वो दरख्त होंगे, एक गोल दायरे में वो बनी हुई जगह थी और उसके बीच में दरबार था जहाँ पे इंसानों को जाना बहुत कम किसी इंसान को वहाँ पे दिखा गया था। जब उसकी रेंज, उसकी हदूद के अंदर अभी दाखिल नहीं हुए थे, उसके करीब हम पहुँचे थे, तो मैं रुक सा गया था। मैंने कहा यार अभी आते ही यहाँ पे जो फीलिंग है ना ये बहुत खौफनाक है। कहते हैं क्या? मैंने कहा लगता है ये बहुत बहुत भारी जगह है। उन्होंने कहा नहीं ओ सर जी है, मैं आपको लग रहा है। मैंने कहा नहीं यार कुछ है। खैर हम आगे बढ़े और थोड़ा सा ही आगे गए हैं तो मेरा कैमरामैन वो जो कह रहा था नहीं सर वो आपको ऐसे लग रहा है, एकदम से रुक गया। मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहता है सर मेरे कमर पे किसी ने हाथ टच किया है। मैंने कहा तुम्हारा वहम होगा यार, अभी तो हम दाखिल नहीं हुए, शाम का टाइम है, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। उसने कहा सर मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मेरी बाकायदा कमर पे किसी ने हाथ टच किया है। कैसा लम्स था? उसने कहा वो हाथ की तरह नहीं था, ऐसा था जैसे हवा का बना हुआ हाथ हो, जैसे गुब्बारे की तरह का कोई हाथ हो, उस हाथ ने आके बाकायदा ऐसे यूं टच किया है मुझे। फिर हम आगे बढ़े,
मैंने उस जगह को ज़रा देखा तो मैं इतना समझ गया, मैंने कहा 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं ज़रा देख के आता हूँ। मैं गया और मैंने उस जगह को देख लिया, मुझे समझ भी आ गया उनको क्यों कहा पीछे रहें, इसलिए कि अगर इन्होंने जगह दे दी तो ये शायद इनकार कर दें, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे कैमरामैन जितने भी लड़के मेरे साथ काम करते थे उन्होंने रिकॉर्डिंग की नहीं की, हमेशा मेरे साथ थे और हमेशा उन्होंने रिकॉर्डिंग की, लेकिन एक खौफ था, हर दफ़ा एक नया खौफ। ऐसा कभी नहीं था कि हमारे दिलों से खौफ निकल गया हो। खैर वो मैंने जगह देख ली और फैसला कर लिया कि जगह तो बहुत ज़बरदस्त है और यहीं पे रिकॉर्डिंग करते हैं। और एक खूबसूरत सा इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान, अरशद उसका नाम है, अल्लाह उसको खुश रखे, सादा सा मासूम सा बंदा, उसकी ड्यूटी लग गई कि अरशद साहब आपके साथ कैमरे पे जाएंगे इस दफ़ा। हमने कहा ठीक है। हम लोग इंतज़ार करते थे रात का, अगर करीब की कोई जगह होती थी तो 11 बजे हम लोग वहाँ से निकलते थे ताकि पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएँ और 12 बजे ही हम प्रोग्राम शुरू करें। ये भी मैं आपको बता दूँ, वो 12 बजे हम क्यों शुरू करते थे। जिन्नात अंधेरा होते ही, मगरिब की नमाज होते ही, तकरीबन जब घुप अंधेरा हो जाता है बाहर निकल आते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद उनका पीक टाइम होता है। ऐसे ही है जैसे हम इंसानों की सुबह होती है तो कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, 11-12 बजे तक अमूमन सब जाग जाते हैं। लेट से लेट उठने वाला भी अमूमन 11 बजे तक जाग जाता है, बहुत ही कोई लेजी हो तो 12 बजे तक। ऐसा ही जिन्नात का है कि जिन्नात की शाम होते ही उठना, खेलना, बाहर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 12 बजे तक पीक टाइम हो चुका होता है। जिस तरह इंसान सारे जाग चुके होते हैं, 12 बजे तमाम इंसान अपने अपने काम पे मौजूद होते हैं। जिन्नात भी सब के सब अपने अपने उस जगह पर मौजूद होते हैं। जिन्नात की मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, 5 किस्में हैं। नाम तमाम मज़ाहिब ने अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन हैं यही किस्में, कैटेगरीज। अगर आप कहेंगे ना, मैं कहता हूं इस कैटेगरी का नाम है पहली जिन, दूसरी है आमिर, तो वो आमिर को कह देंगे बी, तीसरी को कह देंगे सी, होगी यही कैटेगरी। जिन जो असल होता है ये हर जगह पे रहता है, जंगलों में, खंडरात में, रेगिस्तानों में, समंदरों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, वीरानों में। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी जिसको आमिर कहते हैं, ये वो जिन है जो ज्यादातर इंसानी आबादी के अंदर रहते हैं। रेंगने वाले, उड़ने वाले, यानी कि चलने वाले और उड़ने वाले। कुछ जिन्नात के पर होते हैं, कुछ के पर नहीं होते। जो उड़ने वाले हैं इनकी भी ताकत पे डिपेंड करता है। ऐसा ही है जैसे एक बंदे के पास साइकिल है, एक के पास मोटरसाइकिल है, एक के पास गाड़ी है, एक के पास फरारी है और एक के पास F-16 है। तो ये ताकत है सबकी। साइकिल की स्पीड एक और, आम गाड़ी की, बाइक की स्पीड और, फरारी की, आम गाड़ी की स्पीड और, एक तेज तरीन जहाज की स्पीड और। फासले तय करती है स्पीड। जहाज जो उड़ता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितना हजारों माइल्स को कितनी देर में फासलों को तय करता है। गाड़ी पे जाएंगे तो दिन लग जाएंगे, वो 8 घंटे में जहाज की फ्लाइट होती है, आप बाई रोड जाएं तो आपको 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे। इसी तरह जिन्नात की भी ताकत होती है। जो जिन जितना ताकतवर होता है उतनी ही तेजी से वो उड़ सकता है। लेकिन ये जो आमिर जिन है ये इंसानी आबादी में रहता है, इंसान का रूप धार के रहता है, यानी इंसानी शक्ल में होता है, इंसानी कपड़े पहन के रहता है। इंसान की दुकानों पे जहां पे मिठाइयां बिकती हैं वहां पे जाके ये मिठाइयां भी खरीद के लाता है। और मैंने पहले भी 1-2 दफा इसका जिक्र किया है। उस जिन को आपने पकड़ना हो कि इंसानी रूप में खड़ा है और किसी मिठाई की दुकान पे खड़ा है, सिंपल सा तरीका है, आप उसकी आंखों में आंखें डालिए, वो आपसे कभी भी आंखें नहीं मिलाएगा। अगर उसने देख लिया कि ये मेरी तरफ देख रहा है तो आपसे दूर होने की कोशिश करेगा, आपसे पास नहीं खड़ेगा। इसको डर होता है क्योंकि जिन्नात को ये इजाजत नहीं है कि वो इंसान का रूप धार के इंसान की किसी भी मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई लें, इसलिए वो डरे होते हैं आपसे। आंखें ताकतवर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी है, लेकिन
क्योंकि उनके भी रूल्स हैं, उनकी भी वहाँ जो कबीला सिस्टम है उनके अंदर उनको सज़ा मिलती है, उनको अंदर उसी तरह सारा सिस्टम है हमारी तरह। उनकी जेलें नहीं बनी हुई, और सिस्टम में बताता हूँ मैं। तो वो आपसे आंखें नहीं मिलाएगा, जब आप उसकी तरफ देखें तो आंखें जल्दी से नीचे कर लेगा, इधर उधर करेगा, कोशिश करेगा जल्दी से निकले वहाँ से। और पैसे भी जो देगा मिठाई की दुकान पे वो नए नोट होंगे, पुराने नोट इसके हाथ में नहीं होंगे, नए नोट लेके आएगा और आंखें नहीं मिलाएगा। उसने ज़रा सा भी देख लिया कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जो है, भागने की कोशिश करेगा, और मिठाई थोड़ी सी नहीं लेगा, काफ़ी ज़्यादा लेगा। इंसानी खुराक में से जो सबसे ज़्यादा चीज़ उनकी पसंदीदा है, जिसको वो बहुत शौक़ से खाते हैं, वो मिठाइयाँ हैं। वो चाहे जलेबियाँ हैं, गुलाब जामुन हैं, रसगुल्ले हैं, जितनी भी मिठाई होती है इनको बहुत अच्छी लगती है, जिनात बहुत शौक़ से खाते हैं। ये हो गया आमिर। तीसरा जिन उसको कहते हैं, कैटेगरी मैंने पहले कह दी सारी एक है, तीसरी कहते हैं शयातीन, चौथा कहते हैं अरवा, पांचवा कहते हैं द्यो। द्यो जो होता है जिन्नात के कबीले का सरदार होता है। जितना उसके पास ताकत होगी उतना बड़ा वो सरदार कहलाएगा, उतना बड़ा उसका कबीला होगा। शयातीन उन जिन्नात को कहते हैं जिनका काम ही शैतानियां करना होता है। तीसरी कैटेगरी जो मैंने बताई है, जिन पहला, दूसरा आमिर, तीसरा शयातीन। वही जिन्नात जो शरारतें करते हैं, जो शैतानियां करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, इसलिए उनके लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल किया गया है। शैतानियां करना, बुरे काम करना, तकलीफ दे। अरवाह और द्यो कबीले का सरदार। हमजाद के बारे में मुझसे किसी ने पूछा, खैर टॉपिक से मैं हट रहा हूँ, माजरत खाऊँ, मैं स्टोरी सुनाने लगा था, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना जिन्नात के बारे में भी बता दें। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है बोलने के लिए जिन्नात का, क्योंकि आजकल जो मेरी सूरत हाल है मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आने शुरू हो गए हैं, बाखुदा, इतने कि मैं खुद डर गया हूँ। अब ऐसे बैठा हूँ और एकदम मेरी आँख ने देख लिया ये गुजर गया है। ऐसे बैठा हूँ, मुझे पता लग गया वो शीशे में अक्स आ गया। मैं ऐसे बैठा हूँ, अब रात भी मैं ऐसे बैठा देख रहा था, और या अल्लाह ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे मेरे वज़ाइफ बढ़ते जा रहे हैं, नज़र आते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। ये मेरे लिए भी तकलीफ दे हो गया है। आप बैठे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, और आपको लगे वो गया है। कल इतना नहीं होता कि बहुत आहिस्ता से चलता हो, तेज़ी से गया, लेकिन पता लग गया इस हाइट का था, इतना था, ये छोटा सा था, ये बड़ा सा था, इस तरह का था, ये नज़र आ जाता है। खैर, इंसानी हड्डियां जो हम खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, हड्डियां, ये इनकी खुराक है। जिन्नात हड्डियां बहुत शौक से खाते हैं, और जो गोबर होती है जानवरों की, ये भी कुछ जिन्नात खुराक इनकी मानी जाती है, ये खुराक खाते हैं। हमजाद का जो पूछते हैं ना, हमजाद जिन्नात में से नहीं है। हमजाद उस शैतान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। जब किसी घर में, मिसाल के तौर पे मैं जब पैदा हुआ था, तो उसी लम्हे, जिस लम्हे मैं इस दुनिया में आंख खोल रहा था, इस दुनिया में आ रहा था, उसी लम्हे शैतान के यहाँ भी एक सेम मेरी ही शक्ल और सूरत का बच्चा पैदा हो रहा था। जो जो मैं बड़ा होता गया वो भी उसी तरह बड़ा होता गया, और फिर मेरे साथ जुड़ जाता है, और वही मेरा हमजाद है, मेरे साथ हमेशा रहता है। जब इंसान फौत होता है, मरता है, तो वो हमजाद भटकता रहता है, आपको नज़र आता है, तो आप कहते हैं मैंने उसकी रूह को देखा, बिल्कुल वो उसकी रूह थी, उसी की शक्ल थी, वही कपड़े पहने हुए। तो वो रूह नहीं होती, रूह आलम में बरज़क में चली जाती है। वो उस इंसान का, मर्द हो या औरत, उसका हमजाद होता है। कब्रिस्तान में जो लोग अमल करते हैं, चिल्ले करते हैं, तो वहाँ पे वो तावीज़ जो दफना के आते हैं, वो हमजाद की ड्यूटी लगा के आते हैं, तो हमजाद वो काम करता होता है। आप अपने हमजाद को काबू में भी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम चिल्लों में सबसे खौफनाक चिल्ला जो है वो हमजाद को काबू करना है। अगर ये कोई कहे कि मैंने काबू कर लिया, बहुत मुश्किल है। एक शख्स उसको काबू कर सकता है, जो अल्लाह का वली होगा, वलीउल्लाह। ऐसा शख्स जो बज़ाहिर आपको नेक नज़र आए ना आए, लेकिन उसका अल्लाह से क्या रिश्ता है, वो अल्लाह की मखलूक से कितना प्यार करता है, वो कितना सादा सा बंदा है, कितना फ़कीर है, कितना दरवेश है, कितना नेक है। ऐसे जो लोग होते हैं, इनके पास जिन्नात खुद चल के आते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे, हमें कोई काम बता, हम तेरा काम करके आएँ, ताकि अल्लाह के हम सुरखरू हो सकें कि या अल्लाह हमने तेरे फ़लाँ बंदे का काम किया था। तो इस तरह हमजाद भी ऐसे शख्स के पास ना सिर्फ आ जाता है, बल्कि कलमा भी पढ़ लेता है। तो
मैं कहीं, अब ये तो मैं इस पे और बोलना शुरू हो जाऊंगा तो भी तो बहुत सारी इसकी बातें बताने वाली है। खैर नहीं है, माजरत खाऊं जी, बोरिंग अगर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, इसको मैं नेक्स्ट के लिए रख लूँगा। अगर आप कहेंगे तो इसकी जिनात के ऊपर और बहुत सारा बताने वाला है। इनकी खुशी होती है, इनकी गमी होती है, इनकी शादियाँ होती हैं, इनके बच्चे होते हैं, इनकी रसूमात क्या हैं, इनका कल्चर क्या है, इनका दीन कौन सा है, इनकी ज़ुबान कौन सी है, ये बहुत सारी बातें हैं इनकी। आप कहेंगे तो, क्योंकि ये तो, और मैं कहाँ इसको सुनाऊँ आपको, लाइव तो सुना नहीं सकता, या स्टोरी में सुना सकता हूँ, जैसे आप लोग मशवरा दे दें नीचे मैं आपको सुना दूंगा। स्टोरी की तरफ आते हैं। तो हमने फैसला किया जी, रात के जैसे ही 12 बजे के हम रिकॉर्डिंग की तरफ जाएंगे। ऑफिस में मैं अपने बैठा हुआ था, और ये वो ऑफिस मेरा था जहाँ मैं पहली दफ़ा, इसी ऑफिस में मुल्तान में, मैं जब पहली दफ़ा आया था, मैं इस्लामाबाद में होता था, ATV में मैं जॉब करता था। 2005 से 6 तक मैं ATV में जॉब करता रहा एज ए सीनियर प्रोड्यूसर। वहाँ से मैं 2007 में रोहित TV में आया था। तो पहला दिन जब मेरा था, जिस कमरे में मैं आके लेटा था, वो सोफ़ा कम बेड था, और मैंने अभी मकान तो नहीं लिया था और अभी आके रहना ही था, तो उन्होंने मेरे लिए कमरा एक सेट था। बॉस थे हमारे, बल्कि नाम उनके बॉस का ले लेता हूँ, आमिर मतीन साहब मेरे बॉस रहे हैं। आमिर मतीन साहब को आप TV पे देखते होंगे शोज़ करते हुए। रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन इकट्ठे शोज़ करते हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब के साथ भी बड़ा प्यार है। आमिर मतीन साहब मेरे बॉस थे। तो आमिर मतीन साहब का वो रूम था जहाँ पे मैं सोफ़ा कम बेड पे लेटा था। करंट अफेयर के प्रोग्राम में आपने उनको देखा होगा, आमिर मतीन साहब के कमरे में जाके उस सोफे पे जब मैं लेटा था, तो मेरे जिस्म पे वही बोझ आ गया था, और मेरा जिस्म जकड़ा गया था, और मैं उठ नहीं सका था और हिल नहीं सकता था। वो कंडीशन मेरी आई थी। वो उस कमरे में पहले दिन ही मुझे पता लग गया था। अभी आगे लेटा ही था, दिन का टाइम था, थका हुआ था और आगे सोया था। दिन के टाइम ही मेरे ऊपर यह हुआ था कि मेरा जिस्म इस तरह अकड़ा गया था कि मैं हिल नहीं पा रहा था, आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था, चीख नहीं पा रहा था। उसी कमरे में ही फिर मैंने अक्सर रिहाइश रखी, और वही बाद में जब मैं वहाँ पे हेड ऑफ प्रोडक्शन बना, तो वही कमरा मेरा था, मैं वहीं पे ही बैठता था। सारे प्रोड्यूसर जो थे ये सारे मेरे पास आके बैठते थे वहीं पे। तो तैयारी हम लोग कर रहे थे, वज़ू वगैरह किया और बैग शैग रिकॉर्डिंग का सामान सारा तैयार कर लिया, और आगे कैमरा मैन आ गए। हाँ जी, मैंने कहा रेडी हैं? वो कहते हैं जी रेडी हैं सर, चलें जी आएँ, ड्राइवर को बुलाएं, गाड़ी में बैठते हैं। बड़ा याद आ रहा है वो मंज़र रोही का, मुल्तान का, जब हम रिकॉर्डिंग पे जाते थे। तो आसिफ साहब सारे सामान रेडी करवा के, बैटरियाँ रख ली, कैमरे रख लिए, क्योंकि लंबी रिकॉर्डिंग करनी होती थी। आजकल तो मैंने कहा ना, इंटरटेनमेंट में ठक ठक गए और करके आ गए। 4-4 बैटरियाँ इजाफी रखते थे, क्योंकि कितना लंबा प्रोग्राम करना पड़े। कैमरे रख लिए जी, बैटरियाँ चेक कर ली, सारा कुछ हो गया। ठीक है जी, आ जाएं जी, चलें बैठते हैं। मैंने अपना बैग उठाया, उसमें सामान था, और हम सारे चलते हुए बाहर आ गए हैं। पूरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। रात का टाइम है, 11 सवा 11 का टाइम होगा कि हम लोग अब रवाना हो रहे हैं उसी जंगल की तरफ, उस दरबार की तरफ जहाँ हमने रिकॉर्डिंग करनी है। याकूब साहब हमारे ड्राइवर थे, अल्लाह उनको खुश रखे, बहुत ही अच्छे इंसान। कैरी डब्बे के अंदर हम लोग बैठ के, और कैरी डब्बे में क्योंकि ज़्यादा हम लोग बैठ जाते थे, सामान भी ज़्यादा आ जाता था, तो इसलिए हम दूसरी गाड़ी नहीं, राज की रिकॉर्डिंग के लिए कैरी डब्बा ही यूज़ करते थे, क्योंकि इसमें टीम मेरे साथ ज़्यादा होती थी। हम कैरी डब्बे में बैठ गए, और उसके बाद जब हमारी गाड़ी रवाना होती थी, तो उस वक्त एक पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता था कि सारे कैमरामैन पढ़ पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार रहे होते थे कि हम राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं। तो अरशद पहला शख्स था उस दिन जो हमारे साथ पहली रिकॉर्डिंग राज की हमारे साथ जा रहे थे, अरशद साहब। दूसरा कैमरामैन, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं इसलिए दिल से माजरत कहूँ, आसिफ साहब थे, या मेरे जहन में नाम आसिफ साहब आ रहा है। अरशद का वाक़या क्योंकि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के, और अरशद साहब खामोश थे, क्योंकि उनका पहला प्रोग्राम था, और जैसे मैंने बताया जिनका भी पहला प्रोग्राम होता था वो बहुत डिस्टर्ब होते थे कि ये क्या कर होने जा रहा है, आज मैं भी देखूंगा। सुनते आए थे ये लोग, राज पे जाते हैं, जिनात देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं भी साथ जा रहा हूँ। गाड़ी चलते चलते वहाँ पहुँच गई जहाँ पे अब रोड के हमने नीचे उतरना था, और उस जजीरे तक, जजीरा लफ्ज़ यूज़ कर लूँ, जो जहाँ पे काफ़ी दरख्त होते हैं, उस झुंड सा होता है दरख्तों का, उसको शायद जजीरा भी कुछ लोग कहते हैं। गाड़ी हमने नीचे उतार दी, और याकूब साहब को कहा, याकूब साहब आप फिर यहीं रुके, हम जा रहे हैं। वो एक बहादुर शख्स थे जो कहते थे हाँ जी ठीक है आप जाएं, मैं रुका हूँ। वरना कोई भी अकेला ड्राइवर रुकने को तैयार नहीं होता था। राज प्रोग्राम है स्पेशली, वो कहता था हॉन्टेड जगह हैं, और मैं अकेला पीछे क्या करूँगा। तो
मुझे एक वाक़या भी याद आ गया, अगर अभी हुआ तो आपको सुनाता हूँ। हम लोग सारे अपने सामान उठाकर अंदर चले गए, क्योंकि इस जगह के दो वाक़यात हैं जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक अरशद साहब का और एक, नाम उनका क्या था, नॉर्वे से आई थी फैमिली। तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की, उसमें काफ़ी साइन मिले, जिस तरह मिलते थे, इशारे आ रहे थे, जिन्नात जो साइन देते हैं। वो एक बहुत ही खौफनाक जगह थी। अंदर दाखिल होते ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि रात के इस पहरा के जिन्नात को हमने छेड़ा है और जिन्नात अपना आप महसूस कराएंगे, और जिन्नात अपना आप बहुत ज़्यादा महसूस करा रहे थे। बहुत ज़्यादा साइन मिल रहे थे। वहाँ पे जो सबसे बड़ा साइन मिला था वो दरबार के बिल्कुल साथ एक तकरीबन 4 फुट का, टोटल 4 से ऊंचा नहीं हो सकता, 4 से नीचे हो सकता है, जो उसका कद था, और वो बिल्कुल पतला सा था। ये उस वक्त मेरी निगाह पड़ी थी, और उसके बाद मैंने कैमरामैन को मुतवज्जो किया, वो देखो सामने कौन खड़ा है। तो दरबार की दीवार थी, उसके बाद दरबार शुरू होता था। लेफ्ट दरबार अगर मेरे सामने हो, बिल्कुल मैं दरबार के सामने खड़ा हूं, तो उसकी राइट साइड का जो कोना था, उस कोने के बिल्कुल साथ 4.25 फुट उसकी हाइट थी। बिल्कुल वो पतला सा था, और बिल्कुल सामने ऐसे हाथ करके वो खड़ा हुआ था। उसको हमने क्लियर देखा था। वो काला स्याह सा था, उसकी हमें आंखें नजर नहीं आई, उसका गोल चेहरा हमें बिल्कुल क्लियर नजर आया था। उसके गोल चेहरे के अंदर उसके होंठ, उसका नाक, उसकी आंखें हमें कुछ नज़र नहीं आया, उसके कान हमें कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, उसका एक गोल सा सर, जितना इंसान का होता है उससे भी थोड़ा सा छोटा एक सर नज़र आया, और उसके बाजू, और पूरा वो खड़ा हुआ था और बिल्कुल हमारे करीब था। हमने उसको क्लियर देख लिया था। अरशद साहब ने भी उसको देख लिया था, और कैमरे में शायद वो रिकॉर्ड भी हो गया था, वो हमने बाद में दिखाया भी था। जहाँ पे और साइन मिल रहे थे वहाँ पे हमने शेडो कई दफ़ा देखे, कोई शेडो गुजरा। अरशद साहब ने भी आवाज़ दी, मदर साहब यहाँ से कोई। असल में जो हम लोग असली रियल लोकेशन पे जाके, वो जो हमारी फीलिंग होती थी और जो देख के हम चीखते थे, वो जा रहा है, वो जा रहा है, लोगों ने इसको इंटरटेनमेंट के लिए अब कैश करना शुरू कर दिया है। वही सारे ड्रामे करके ना, वो जा रहा है, ये जा रहा है। ऐसा नहीं है। जब कुछ नज़र आता था तो हमारी फीलिंग होती थी, और हम उस वक्त वो उस फीलिंग की वजह से नहीं पता होता था क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब लोगों ने उसी को ही बढ़ावा दे दिया, हाय लुट गए, फेंक दिया, हाला, जितना शोर मचाएं, इतना लगता है कि उतना ज़्यादा जिन्नात हैं। ऐसा नहीं है। अरशद साहब ने उसको देखा तो उनकी भी फीलिंग वही थी, वो डर गए थे बहुत ज़्यादा। शैडो वो देख चुके थे, आवाज़ें वो सुन चुके थे, और कभी कहाँ से कुछ क्या हो रहा था वो देख चुके थे। लेकिन जब उन्होंने वो सामने खड़ा हुआ देख लिया, जो बिल्कुल सामने था, तो उसके बाद वो अच्छा खासा डर गए। उनको इतना झटका लग गया कि उन्होंने इजहार नहीं किया। अगर वहाँ पे कर लेते तो हमारे लिए बेहतर होता। अब हम अपनी रिकॉर्डिंग को मज़ीद जारी रखे हुए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि अरशद साहब इतने खौफजदा हो चुके हैं कि वहाँ पे छोटा सा एक पता नहीं क्या साइन मिला कि उनके मुंह से एक ऐसी चीख निकल गई, जो मुझे अभी पूरा मंजर आंखों के सामने आ रहा है। दरख्तों के बीच में हम घिरे हुए थे, चारों तरफ हमारे दरख्त ही दरख्त थे, झाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी थीं, और हम एक घने हिस्से से गुजरने लगे थे। तो अरशद साहब ने एक बहुत खौफनाक चीख मार दी थी। हम सारे पलटे थे, उनकी तरफ लौटे थे। अरशद साहब क्या हो रहा है? तो उसके बाद कैमरा उनके हाथ से गिर गया था, और वो बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में आ गए थे। हमारे लिए यकीनन एक परेशानी वाली बात है। उनको झटका तो पहले लग चुका था, वो जब उन्होंने देखा था, इजहार उस वक्त नहीं किया। उस वक्त उन्होंने कहा, पता नहीं उनके दिल में क्या आया, अल्लाह बेहतर जाने। उस वक्त तो चुप रहे, लेकिन थोड़ा सा ही आगे गए तो उसके बाद एक झटका मारा, और हमें लगा कि अब, क्योंकि डर ये होता था, नया जो कैमरामैन है, खुदा ना खास्ता अगर उसका दिल बंद हो गया तो खौफनाक हो सकता था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी, उनके चेहरा और उनकी हालत, लगता था कि ये अल्लाह खैर करे, मतलब मौत की तरफ भी जा सकते थे। जल्दी से उनको हमने पकड़ा, और उनको जैसे ही पकड़ा तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो इशारा कर रहे थे, मेरा गला बंद हो गया। हम कह रहे थे क्या हुआ है, मुझसे कह रहे थे अरशद साहब क्या हुआ है। वो बोल नहीं पा रहे थे, गले की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे उनका गला किसने दबा दिया हो, या गले की तरफ क्या हो गया हो। तो फौरी तौर पे हमने उनको पकड़ा, कैमरे उठाए, और भाग के उनको बाहर की तरफ लेके आए कि इनको पहले नॉर्मल करें, क्योंकि हमें लग गया था जितनी एकदम से उन्होंने चीख मारी, और चीख मारने के बाद हम उनकी तरफ मुतवज्जो हुए, और उनकी चेहरे की कंडीशन और उनकी जो बॉडी की कंडीशन थी, उसको देख के हमें लग गया कि खुदा ना खास्ता अब हादसा हो सकता है, ये बेहोश भी हो सकते हैं और दिल फेल भी हो सकता है।
डर यही होता था दिल फेल ना हो जाए, दिल का दौरा ना पड़ जाए। और उनका हालत ऐसी थी कि उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो जल्दी से हमने उनको उठाया, पकड़ के उनको बाहर लेके आए। पानी 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 की आवाज़ इसलिए थी कि इनको होश में लाओ, अब नहीं तो काम ख़राब हो गया, रिकॉर्डिंग को छोड़ो। तो उनके ऊपर हम छींटे मारना शुरू हो गए, उनको सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। मुश्किलों से हम उनको होश में लेके आए, उनको सांस आई और उनको भगा के हम गाड़ी तक ले गए और गाड़ी में उनको बिठा दिया और उनको टेक लगवा दिया। पानी में पानी पिला रहे थे, मैं पढ़ पढ़ के उनके ऊपर दम कर रहा था और उनको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। जब काफ़ी हद तक बेहतर हो गए तो उन्होंने कहा यहाँ से निकलो फिर बताऊँगा। हमने कहा पैकअप कर दिया। उसके बाद रिकॉर्डिंग बनती भी नहीं थी, जितनी बुरी हालत में वो चले गए थे। और वो चीखें मार रहे थे बाकायदा तौर पे। पहली तो चीख मारी थी, उनका गला जो है बंद हो गया था, बोल नहीं पा रहे थे। और जब हम उनको उसको निकाल के उस जजीरे के पास ही, यानी कि अब जजीरे से 10-15 मिनट दूर, 10-15 कदम 10-15 कदम दूर ही लेके गए थे, तो उसके बाद उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी थी जब उनकी आवाज़ आई थी। एक ऐसा शख्स जो अच्छा खासा उम्र का हो लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि खुदा ना करे उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो मर भी सकता था। और जिस तरह की वो चीखें मारा था, हमने उसको जल्दी से इसलिए वहाँ से भगा लिया था कि उसको उठाओ, पकड़ो, और पकड़ के उनको सहारा दे के हम गाड़ी तक लेके गए थे। और जब हम वापस पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं मुझे घर छोड़ दो, मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। हमने कहा यार नहीं, आपको ऑफिस लेके जाना है क्योंकि आपकी जो हालत है इस वक्त, फैमिली पूरी परेशान हो जाएगी, वो नॉर्मल नहीं थे। हम उनको ऑफिस लेके गए और चाय शाय लेके आए उनके लिए और उनको बातें की, नॉर्मल की। वो काफ़ी हद तक इतनी हो गए कि आप बातचीत के मूड में आ गए थे, नॉर्मल हो गए थे। हमने कहा क्या हुआ, क्योंकि हम चाहते थे घर हम उनको उस वक्त रवाना करें जिस वक्त वो बेहतर हालत में आ चुके हों। इस हालत में तो खौफजदा होंगे। जब वो बताने के काबिल हुए तो उन्होंने जो हमें बताया, उन्होंने कहा जी जब वो मैंने देखा, वो जो 4 फुट के करीब का था सामने, वो जो खड़ा हुआ था उसको मैंने देख लिया, तो उसके बाद आप लोग तो मुड़ गए, लेकिन मेरे अंदर ये हुआ कि वो पीछे आ रहा है। और मैंने जब उसको मुड़ के देखा तो वो पीछे आ रहा था। मैंने पूछा कैसे, वो चल रहा था? कहते हैं नहीं, वो उड़ता हुआ आ रहा था। उसके पांव फजा पे टच नहीं हो रहे थे, कदम नहीं रख रहा था, उसकी टांगें इंसान की तरह बिल्कुल थी, हाथ भी ऐसे सीधे किए हुए थे, लेकिन वो उड़ता हुआ आ रहा था। कितना ऊंचा? मैंने कहा उड़ रहा। उन्होंने कहा जमीन से कोई तकरीबन 6 इंच 8 इंच 1 फुट, हाथ के इशारे से कहा, इतना ज्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल जमीन के हल्का सा ऊपर उठा हुआ था और वो उड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। कहता है मैं जैसे ही मैंने उसको मुड़ के देखा, मेरे दिल में आया कि कहीं पीछे तो नहीं आ रहा। आप लोग आगे थे और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो पीछे ही आ रहा था। कह रहे मैंने जैसे ही देखा मेरे पीछे है, तो एकदम जैसे ही उसको मैंने देखा कि किसी चीज ने मेरे गले को पकड़ लिया, और ऐसा गले को पकड़ा कि पहली चीख तो मेरे गले से निकल गई। जैसे ही मेरे गले पे हाथ आया, क्योंकि मैंने जो चीख मारी है अरशद साहब ने कहा वो उसको देख के मारी थी, वो पीछे आ रहा था। जैसे ही मैंने जोर से चीख मारी है, मेरी चीख निकलते ही उस चीज ने मेरे गले को पकड़ लिया है। बस वो एक चीख मारने की मुझे मोहलत मिली है, वो चीख भी उस खौफ की वजह से निकली थी जो वो मेरे सामने था, कि वो पीछे उड़ता हुआ आ रहा है। एक इंसान रात के टाइम डरा हुआ है, उसकी फीलिंग क्या है वो आपको नहीं बता रहा, लेकिन उसने मुड़ के देखा कि कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। और आप सोचें, आवाज़ पैदा किए बगैर वो उड़ता हुआ आपके पीछे आ रहा है, और आप उसको जैसे ही देखते हैं खौफ से आपकी चीख निकल जाती है, और या चीख निकलती है और कोई चीज़ आपका गला दबा देती है। उन्होंने कहा मैंने या चीख मारी और किसी चीज़ ने मेरा गला दबा दिया, और जब आप लोग मेरी तरफ मुड़े हैं मुझे याद नहीं है। मैंने चीख मारी है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा उसका और तुम्हारे बीच में फासला कितना था जो पीछे चलता हुआ आ रहा था? वो बोले तकरीबन मैक्सिमम 6 से 7 कदम के फासले पे होगा। मेरे से और उसके बीच में जो कदम होते हैं, 6 से 7 कदम के फासले पे बिल्कुल मेरे पीछे था। खैर हमने उनको नॉर्मल किया, वो नॉर्मल हो गए और उनको हमने घर रवाना किया और घर छोड़ के आए। जब इस हालत में थे, उनके ऊपर पढ़ाई की, बार बार कहते रहे मेरे ऊपर पढ़ के फूंके, मेरा दिल ठीक हो। हमने पढ़ के उनके ऊपर फूंका, उनका दिल बेहतर हो गया। जब लगा अब आप ठीक हैं, आपको घर छोड़ दें, वैसे भी हम इंतज़ार कर रहे थे सुबह हो जाए तो ये हौसले में आ जाएंगे। सुबह हुई, हमने कहा जी अब आप बेहतर हैं, आपको घर छोड़ के आते हैं। आसिफ साहब ये रात को लेट आएंगे या अगर छुट्टी भी कर लें कोई मसला नहीं। आसिफ साहब इंचार्ज थे, उन्होंने कहा जी ठीक है। उनको हमने छोड़ा और अपने एडिटिंग की तरफ वो टेप्स कवर करनी, मैंने टेप ले लेनी क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था उस शो का, एंकर भी था, और टेप ले लेनी, फिर उसकी अगली शिफ्ट में एडिटिंग करवानी, पूरा हफ्ता एडिटिंग चलती थी। ऐसे
एक फैमिली आई, नॉर्वे से आई थी, मियाँ बीवी थे वो। उन्होंने कहा जी मदर साहब आपसे कोई मिलने आया है। मैं कहा जी कौन है? वो कहते हैं जी नॉर्वे से स्पेशल आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने कहा जी बिठाएं उनको। कमरे में बिठाया, मैं उनसे मिला, उनकी वाइफ थी, वो थी, दोनों बातें करते रहे राज की कि जी हम बड़े दीवाने हैं और राज देखते हैं, ये है वो है। वो जो साहब थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, वो बता रहे थे जी मैं कोर्स किया हुआ है घोस्ट हंटिंग का, पता नहीं किसी का बता रहे थे, वहाँ पे एक बंदा है वो घोस्ट हंटिंग करवाता है और मैंने उसका कोर्स किया हुआ है, मुझे भी आता है, मैं चीज़ों को समझ लेता हूँ, मैं चीज़ों को परख लेता हूँ, मैं यूँ कर लेता हूँ, वहाँ कर लेता हूँ। मतलब वो अपना बता रहे थे कि मैं बहुत ही साइंटिफिकली, मतलब रूहानियत से नहीं, मैं जो सीखा है मैंने, मुझे बहुत कुछ पता है। मैंने कहा जी ठीक है, आपको होगा पता, हमें तो इतना नहीं पता, हम तो सिर्फ राज करते हैं। तो उनकी बीवी ने बताया जी ये बहुत जुनून रखते हैं, इनको शौक़ था, ये वहाँ से स्पेशल आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपका शोज़ देखते हैं, तो ये है वो है। तो उन्होंने मुझे इजहार किया कि जी मैं चाहता हूँ वो एक लोकेशन जो थी जहाँ पे वो अरशद साहब के साथ ये होता, मुझे वहाँ लेके चलें। तो रिक्वेस्ट उन्होंने इतनी की, मेहमान नवाज़ तो हम हैं, आपको पता है हम सराइकी हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ होते हैं। तो वो नॉर्वे से स्पेशल तशरीफ़ लाए थे, पाकिस्तान मुल्तान आए थे, डायरेक्ट आए थे। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप कब जाना चाहेंगे? उन्होंने कहा जी आज या कल। मैंने कहा जी ठीक है, आप चलिए। उन्होंने कहा जी मैं वाइफ को छोड़ के आऊँगा। हमने कहा जी ठीक है, आप भाभी को छोड़ आएँ, आप आ जाइए। अगले दिन का हमारा तय, मेरे ख्याल में उसी दिन का या अगले दिन का, मुझे ये याद नहीं है सही तरीके। वो अपनी उन्होंने वाइफ को छोड़ा क्योंकि वो हमारे पास ही आए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था हम नॉर्वे वापस जाएंगे, रुकना नहीं था उनका कोई मकसद। तो शाम का ही टाइम था, मगरिब की अजान हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा जी चलें, हम उनको लेके, उनकी वाइफ नहीं थी, वो अकेले थे, हम उनको लेके गए उसी तरह उस लोकेशन पे। और नाम मैं वही सोच रहा था उनका, बहरहाल नाम नहीं मुझे जहन में। तो वो सुक्के पतले से थे, बड़े तेज़ से वो बंदे थे। वो आ गए और हमने गाड़ी खड़ी की, चलते चलते हम उसके परी गए। अच्छा ये है, दूर से कह रहे हाँ ये है, ना मुझे फील हो रहा है यहाँ पे कुछ है, ऐसे वो अपना स्टाइल दे रहे। हम जब दाखिल, आसिफ साहब उस वक्त याद थे, ये मुझे याद है, आसिफ साहब उस वक्त हमारे साथ थे और उस वक्त जो हम डरे थे, मैं नहीं, आसिफ साहब और वो शख्स। हुआ ये था कि वो पता नहीं क्या कर रहा था, चेक कर रहा था, पढ़ रहा था और बातें बहुत बड़ी बड़ी सी कर रहा था और मैं आगे आगे चल रहा था। अभी हम उसको विज़िट ही करा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे सर, विज़िट के यार रैकी करा रहे हैं कि ये जगह ये देखिए। हम अंदर दाखिल हो गए, अच्छा देख रहा था तो कहूँ ये है, हाँ मुझे यहाँ भी महसूस हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ है, ओके इसको होगा भी। उसके बाद इल्म है, हमें क्या पता, हम उसको लेके जा रहे हैं। मुझे याद है बिल्कुल एंड वाला उसका जो हिस्सा था, मैं चलते 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 सीधा चलते चलते एंड पे पहुंच गया और एंड से अब मैंने एक कोने से दूसरे कोने की तरफ लेके जा रहा था। यानी यूँ समझिए कि अगर चौरस वो जगह है तो उसका जो एक लेफ़्ट साइड का हिस्सा होगा जो एंड तक जा रहा होगा, एक राइट साइड का होगा। तो मैं उसको राइट साइड को चलते 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 एंड के कोने पे पहुंच गया था। अब एंड के कोने से मैंने फिर उधर की तरफ जाना था, यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ। आधी भी मैं रास्ते में पहुंचा था, यानी कि कोने पे मैं उसको लेके गया, एंड के कोने तक पहुंच गया और एंड के कोने से अब मैं फिर लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा था। तो इसके बीच में जो दरमियान आता है वहां पे सबसे घना हिस्सा था, मैं उसकी तरफ लेके जा रहा था तो एक आवाज आई, ऐसी क्लियर आवाज, ये वाली। एकदम मैं मुड़ा कि ये क्या हुआ है, तो मैंने देखा उसने यूं गाल पे हाथ रखा है। मैं एकदम चौंका हूं, मैं आगे आगे था, आसिफ साहब पीछे थे, वो बंदा था, शायद कोई एक और भी था या 3 लोग थे हम। तो जैसे ये हुआ है ना, तो एकदम वो भाग के मेरी तरफ आ गया, कहते मदर भाई मुझे बचा लें, मदर भाई मुझे बचा लें। मैं कहा क्या हो गया है? निकले निकले यहां से निकले। आसिफ कहते मुझे, कहते निकले, आसिफ कहते निकले निकले निकले। हम लोग बाहर आ गए जल्दी से, क्या हुआ मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आई कि हुआ क्या है। हम लोग खैर बाहर आ गए जल्दी से, हाँ क्या हुआ है, मैं भी परेशान। कहते यहां से निकले, यहां से निकले। जैसे ही हम वहां से अभी निकल नहीं पाए थे, अभी हम निकलते निकलते अभी 8, 10, 15 कदम रहते थे बाहर निकलने के लिए, तो मुझे कहता है वहीं रुक गया ना, कि मतलब गिरने वाली कंडीशन में हो गया कि अब मैं चल नहीं सकता, मेरे ऊपर पढ़ें। मैंने कहा यार बाहर तो आ जाओ, मैं यहां कैसे पढ़ूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे तो मसला हो रहा है, बाहर तो आ रहा हो। कह रहा यहीं पढ़े नहीं तो कुछ हो जाएगा। अब मुझे लग गया कि ये बंदा तो हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं, और आए हैं मेहमान के तौर पे, हम ले आए हैं, अगर खुदा ना खासा इनको कुछ हो गया तो हमारे गले पड़ जाएगा। तो वहीं जल्दी से मैंने उनको पकड़ा और उनको ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। मैं उनको ऊपर पढ़ता गया, मैंने फूंक मारी, उन्होंने झटका लिया, मुझे लगा बेहतर कंडीशन में है। मैंने फिर पढ़ाई करके उनको ऊपर फूंक मारी, फिर पढ़ाई करके फूंक मारी, बेहतर होना शुरू हो गया, ऐसे नॉर्मल होना शुरू हो गया। बिल्कुल अजीब सी उसकी आंखें ऊपर चली गई थी, अजीब सा हो गया था, ऐसे लगता था आत्माएं मुड़ने वाले हैं और इसके अंदर हाजिरी होने वाली है। खैर उसको लेके हम बाहर आ गए।
और काफ़ी बेहतर हो गया। मैंने कहा हुआ क्या है? उसने कहा मुझे थप्पड़ पड़ा है, गाल पे मुझे थप्पड़ पड़ा है और उसका ये वाला हिस्सा लाल सुर्ख हो गया था। बाहर आ गए। मैंने कहा इसको गाड़ी में बिठाएं, इसको लेके चलें। वो मुझे कहता है मदर साहब मैं वज़ू में नहीं था। मैंने कहा यार मैंने तो आपको पहले कह दिया था हम लोग वज़ू करके जाते हैं और आपको कहा था वज़ू करके आना, तो आप तो वज़ू करके भी नहीं आए। कह रहा नहीं मैं वज़ू में नहीं था। मैंने कहा आप तो साइंस को जानते हैं, आप तो बातें भी हमें बता रहे थे, आपको सारा पता था, आपने कोर्स भी किए हुए हैं, तो भाई ये तो हमने ही सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की थी भाई वज़ू करके आपने आना है। तो आपने कहा हाँ चलिए, तो आपने वज़ू नहीं किया था? उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो। पर हम उनको लेके आए तो उन्होंने बताया कि जी मुझे चीज़ें महसूस होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जब आप आगे आ गए थे तो आपके पीछे वहीं पे आसिफ साहब बोल पड़े, कहते हैं जी मैंने भी कुछ देखा है, यहाँ पे इनको थप्पड़ पड़ा है। मैंने कहा आसिफ साहब क्या देखा है? आसिफ साहब ने बहुत बड़ी कसम उठाई और कहा, इस शख्स के कहा झूठ ना बोलना, क्या यही देखा है? ये आसिफ साहब के अल्फाज हैं कि उसको कसम दे के कहा कि जो मैंने देखा है क्या तुमने यही देखा? उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा एक काली स्याह औरत सी थी, उल्टी लटकी हुई थी दरख्त पे और उसकी ज़बान नीचे आ रही थी। एक काली स्याह थी, उसकी टांगें उल्टी फंसी हुई थी, क्या थी वो नहीं, लेकिन काफ़ी नीचे तक आ गई थी, इतना नीचे तक कि हमारे जैसे सरों के बराबर आ गई। यानी उसकी हमारे जिस तरह हम सीधे खड़े हों और उल्टा कोई लेटा हो तो उसके और हमारे सर के दरमियान में फासला ना रहे, उसका सर हमारे सर को आके टच करे, इतनी नीचे आके लटकी थी। आसिफ साहब कहते हैं मैं बिल्कुल पीछे था, ये साहब मेरे आगे थे, मदर साहब आप बिल्कुल आगे थे। मैं समझा आसिफ साहब मेरे पीछे हैं, लेकिन आसिफ साहब बिल्कुल पीछे थे, वो दरमियान में वो साहब थे और आगे आगे मैं था। तो आसिफ साहब कहते हैं मैंने उस औरत को लटके हुए देखा, उसका मुंह हमारी तरफ था, आप उसको क्रॉस कर गए हैं। मैंने कहा मैंने तो उसको नहीं देखा। कहते हैं नहीं, जब आप गुजरे हैं तो वो ऊपर हो गई है, उसने आपको जगह दी है, आप वहां से गुजर गए हैं, आप जैसे ही गुजरे वो नीचे हुई है। कहता है मैं चौंका हूं, ये क्या है? मैंने देखा है, मैं चौंका हूं। उसका मुंह काला स्याह था, जैसे कोई एक डाइन होती है, जैसे कोई चुड़ैल होती है, या जैसे कोई काली स्याह अजीबो गरीब सी मखलूक होती है। थी इंसानों की तरह, बुढ़िया टाइप उसका चेहरा था, झुर्रियों से भरा हुआ काला स्याह सा चेहरा था, आंखें इंसान की तरह थी लेकिन लाल सुर्ख नहीं थी, वाइट सी थी। लेकिन उसकी जो जबान थी वो काफी ज्यादा नीचे लटकी हुई थी, जिससे लगता था वो इंसान नहीं है। और उसके बाद कहते हैं मुझे नहीं पता, इनको एक थप्पड़ जो पड़ा है मैंने देखा नहीं है, मुझे आवाज़ आई है। मैंने कहा आवाज़ तो मुझे भी क्लियर आई है। कहती है मदर साहब मैंने उस उल्टी लटकी हुई डाइन को देखा है जिसका सर नीचे की तरफ था। मैंने फिर पूछा आसिफ उसके बाल? कहते हैं नहीं, बाल जिस तरह पोनी बना के कस के बांध दिए जाते हैं ना, बाल लटक नहीं रहे थे, बाल ऊपर ही थे, जैसे बंधे हुए थे, नजर ही नहीं आया बाल उसके। उसका गोल सर नजर आया जिसके ऊपर बाल भी थे लेकिन बंधे हुए थे, और उसकी जबान नीचे लटक रही थी। उसने जबान निकाली हुई थी नीचे, इस तरह के कोई गुजरे तो उसको चाट ले वो जबान से। ये जैसे ही कहते हैं इनके करीब थे, जैसे ही मैंने उसको देखा एकदम से, कहते दूर से नजर नहीं आई, जैसे ही मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उस वक्त तक ये साहब जो हमारे मेहमान हैं ये उसके पास आ गए थे। या मैंने उसको देखा है, उसके मुंह को देखा और साथ ही देखा है ये उसके बिल्कुल करीब इतने पहुंच गए थे कि उसका और इनका फासला नहीं था, बिल्कुल ये उसको टच होने वाले थे कि इनको थप्पड़ पड़ गया। क्योंकि कहते हैं मैंने थप्पड़ पड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन इन्होंने बताया इनको थप्पड़ पड़ गया। तो आसिफ साहब के हाँ में हाँ उन्होंने बुलाई थी कि हाँ जब मुझे थप्पड़ पड़ा है बिल्कुल मैंने किसी को लटके हुए देखा था, लेकिन उस वक्त तक मैं बिल्कुल उसके इस तरह करीब पहुंच गया था कि मुझे ये याद नहीं है उसका हुलिया सारा कुछ, लेकिन ये याद है कोई लटका हुआ था, इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं है। वो खौफज़दा असल में इतने थे, अगर उन्हें देखा भी था वो हमें शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे क्या था, वो इतने डरे हुए थे। उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है, उनको समझ कुछ नहीं आ रही थी वो क्या बोलें, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है, ये मुझे याद है कोई लटका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा ये वो कुछ नहीं, और या मैंने ऐसे देखा है, ऐसे लगा है कि मुझसे टकरा गया हूँ। जिसको मैंने देखा है वो ऊपर से ही था, बंदा था बंदी थी ये नहीं मुझे पता था, लेकिन ये कन्फर्म है वो लटकी हुई थी, और साथ ही मैंने देखा मैं टकराने वाला हूँ और मैं टकरा गया हूं। उसी वक्त मुझे जोर से किसने थप्पड़ मारा है, और कह रहा है जैसे मुझे थप्पड़ मारा है उसी वक्त, क्योंकि मैं भी मुड़ गया था ना थप्पड़ की आवाज़ से, और तभी मैंने पीछे आसिफ साहब की तरफ देखा तो आसिफ साहब कहते हैं मैं भी बहुत पीछे हट गया था। जैसे इसको मैंने देखा ये करीब होने वाला है, मैं कहता है मैं भी तो इंसान हूँ, खौफ है, भाग के बहुत पीछे हो गया था। और जैसे ही उसको थप्पड़ पड़ा था तब मुझे याद आया वो दरमियान में खड़ा था, आसिफ साहब बहुत पीछे थे और मैं आगे था। और कहता है मुझे जैसे ही थप्पड़ हुआ मैं पीछे भागने के लिए मुड़ा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं हिल नहीं सका, वहाँ पर जाम हो गया हूँ। उसने लटका हुआ उसने भी क्लियर देख लिया था, और फिर कुछ बातें उसने हमें बता दी कि हाँ मैंने उसको फिर कह दिया था।
वो डर गया था, कह रहा मेरे गले में जो आप तावीज़ डालते हैं, वो लॉकेट डालते हैं आयतुल कुर्सी वाला, चारों कुल वाला, मेरे गले में वो लॉकेट डालें। तो मैंने उनको फिर लॉकेट अपना एक था वो उठा के उनके गले में डाला और उसके बाद वो काफ़ी रिलैक्स हुए। फिर मैंने उनको कह रहे हैं मुझे बताइए क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने कहा यार आप ओवर हो गए। तो कभी भी जिन्नात के साथ जाते हुए ना, रूहानियत का आपका सिलसिला नहीं है, पढ़ना, दायरा कड़ा करना नहीं आता तो इतना ओवर नहीं होना, वरना ये नुकसान पहुँचाते हैं। फिर उसने माफ़ी मांगी और कुछ चीज़ें थी जो उसने कहा हाँ मैं यहाँ पे ओवर हुआ था, यहाँ पे मैं ओवर हुआ था, यहाँ पे मैं ओवर हुआ था, इसलिए फिर हमने उसको समझाया। फिर उसकी बीवी उसको लेने के लिए आई, वो अकेला जाने को भी तैयार नहीं था। फिर उसकी बीवी आई, उसको बीवी लेके गई और वो कहाँ गए अल्लाह बेहतर जाने, हमने उनसे रब्ता नहीं रखा और ना हम जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे, क्योंकि जहाँ तक हम कर सकते थे वो किया। और हमें ये भी कहा गया था कि ऐसे गेस्ट को आप अगर लेके जाएंगे, खुदा ना खास्ता कोई हो गया तो हमें कानूनी कोई पेचीदगी पैदा ना हो जाए, तो आप ऐसा ना किया करें। तो इसलिए फिर वो गए, हमने उनसे रब्ता नहीं किया। लेकिन मेरे साथ एक हुआ था, क्योंकि आज मैं नहीं चाह रहा आपको बोर करना, कहानी सुनाना चाह रहा था ये वाली, क्योंकि एक दो अपनी और कहानियाँ भी याद आ रही है। अगर आप कहेंगे तो आगे आपको सुना दूंगा। जब अंबर शाह के साथ, या मैं कहीं सुना ना चुका हूँ, मुझे याद पड़ता है, अंबर शाह वाली कहानी थी जो मैं मुकाबला हुआ था हमारा एक कब्रिस्तान में, डेरा गाजी खान का मशहूर और मारूफ कब्रिस्तान है जहाँ पे रात को कोई नहीं जाता, जहाँ मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। अंबर शाह और मेरा मुकाबला हुआ था। अंबर शाह ने कहा था कि मैं जिन दिखाऊंगी और मैंने कहा था तुम नहीं दिखाओगी तो फिर मैं जिन दिखाऊंगा। और उस पर मेरी तबीयत बुखार की वजह से, शदीद ठंड थी, सर्दियों के दिन थे और मुझे बुखार भी था, और मैंने फिर भी प्रोग्राम किया था और मुझे ठंड इतनी लग गई थी कि मैं बेहोश हो गया था। प्रोग्राम में नहीं, प्रोग्राम में बाहर आ गया था, मुझे उल्टी आ गई थी, उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। मेरी हालत शदीद बुखार में ख़राब हो गई थी। शायद मैं सुना चुका हूँ, मुझे याद नहीं है, कहेंगे तो मैं सुना दूँगा। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और जिन्नात के ऊपर अगर आप कहेंगे तो एक दो प्रोग्राम छोड़ के आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल से मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो जिन्नात के रसूमात, शादियाँ, खुशियाँ, गम, ये जो सारा कुछ है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर आपको ज़रूर सुना दूंगा। बाकी आपकी कहानियाँ तो आ रही हैं मेरे पास, वो भी इंशाल्लाह गाए बगाए सुनाता रहूँगा। तो आज दिल था ये वाली अरशद साहब की कहानी सुनाऊँ, जो वो डरे थे और उनके साथ गर्दन दबाई गई थी, उसने जो पीछे चलता हुआ आया था। ऐसी बहुत सारी बातें कभी कभी याद आ जाती हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी की वो खूबसूरत मेरे प्रोग्राम हैं। चाहे भी ये बच्चे जो आज के प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी हैं, ये दावा नहीं कर सकते, वो जेन्युइन प्रोग्राम होते थे। हम लोग जेन्युइन प्रोग्राम करते थे। अब देखा देखी पैसा कमाने का ट्रेंड आ गया। पैसा कमाने के लिए जिन बनाओ, तो जिन बना के दिखाई जा रहे हैं, पैसा कमाई जा रहे हैं। लेकिन मैं पीछे इसलिए हट गया हूँ, मैंने कहा यार शर्म आनी चाहिए मुझे। कहाँ पाकिस्तान में मैं शो शुरू किया और लोग देखते थे, और अब इन लोगों की तरह मैं भी इस तरह जिन दिखाऊं तो भाड़ में जाए राज। मैं करूँगा, जेन्युइन करूँगा, इंशाल्लाह अमेरिका में भी करूँगा तो जेन्युइन करके आपको दिखाऊँगा। ये बच्चे इतना ज़रूर वो मान लेंगे कि ऐसी जगह पे जा सकते हैं, दिन को नहीं जा सकते, और मदर मलिक अकेला वहाँ पे गया। इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगा। आप लोग वीडियोस भेज रहे हैं, अपनी और भी वीडियोस भेजते रहिए। हॉरर स्टोरी में आपकी भी ज़िंदगी से जुड़ी जो भी खौफनाक कहानियां हैं, इंशाल्लाह जिन्नात से वाबस्ता आपकी कहानियां हैं, सेंड कीजिए। आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। ऑलरेडी जो कहानियां आई हुई हैं वो गाहे बगाए सुनाता रहूँगा। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, जहाँ पे आप अपनी कहानी मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं व्हाट्सअप पे, और कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। आप व्हाट्सअप पे कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ बिल्कुल लास्ट में आपने लिखना है स्टोरी, STORY। उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो लोग उर्दू में कहानी भेजते हैं वो फिर उर्दू में कहानी लिख दें, वरना अगर ने रोमन इंग्लिश में लिखी है तो आप स्टोरी लिख दें, STORY, इंग्लिश का स्टोरी लफ्ज़ लिख दें। मैं समझ जाऊँगा आपने मुझे कहानी भेजी है, और फिर मैं नंबर दे के उसको सेव कर लेता हूँ और आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाती है। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो फिर कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। और मेरा नंबर व्हाट्सअप का जिस पर आपने कहानी भेजी है, प्लस जमा का निशान 92, कोड है पाकिस्तान का 3136655500। मैं इसको रिपीट करता हूँ, जमा 923136655500। और इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, +923136655500। इस पर आप मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। आज की इस हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।